हाय एंड वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं उन नगरों के बारे में। एक बात और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो हमारे पुराने वीडियोस हैं जिनमें आप पढ़ चुके हैं कि इतिहास को किस तरह से जानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस तरह से हुई थी, आगे के जो टॉपिक हैं उन्हें समझने से पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से हमें क्या-क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल जो सभ्यता है, हिस्टोरिकल जो चीजें हैं उनको देखकर ही सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। यहाँ पर एक चीज आप और समझ लें कि हमें केवल और केवल पुरातात्विक अवशेष ही हासिल हुए हैं, न कि हमारे पास कोई साहित्यिक अवशेष हैं। मतलब पढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल और केवल देखने के लिए ही चीजें आपके पास उपलब्ध हैं। तो इस आधार पर मैं जितना भी आज का आपको पढ़ाऊंगा वो सब आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि देखने के लिए इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें समझकर जो प्रमुख स्थल हैं ये आपको याद हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो प्रमुख स्थल हैं इससे खास तौर पर हमारी जो प्री एग्जामिनेशन होती है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी वस्तु किस जगह से मिली, इस तरीके का। और जो हमारी मेंस एग्जाम होती है उस मेंस एग्जाम में भी डायरेक्ट 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए रोपड़, ठीक है, केवल इतना सा तो आपको उसके बारे में जानकारी पता होना चाहिए, या आ जाए मोहनजोदड़ो तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रमुख नगर हैं इनको हम देखेंगे। देखिए जो प्रमुख स्थल हैं उनमें एक है हड़प्पा, फिर आता है मोहनजोदड़ो, फिर चन्हुदड़ो, कोट दीजी, सुतकेंगेडोर, लोथल, रंगपुर, इसके बाद आपका सुरकोटड़ा, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर, ये कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं। इन महत्वपूर्ण नगरों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। हालांकि इसके अलावा भी कुछ छोटी बस्तियां भी मिली हैं, लेकिन मैंने उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का समाज और अर्थव्यवस्था जैसे पहलुओं को देखेंगे तो उन बस्तियों का वर्णन मैं वहां पर अलग से करूंगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर है जो हमें हड़प्पा मिला है, इसकी खोज कैसे हुई और यहाँ से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हें फटाफट से जान लेते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं सबसे पहले वो हड़प्पा से मिले थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि 7वीं शताब्दी में जो पंजाब के लोग थे वो ईंटों का प्रयोग करने के लिए यहाँ से मिट्टी की खुदाई करते थे, और मिट्टी खुदाई के दौरान जब उन्हें ईंटें मिली तो ईंटों का उपयोग उन्होंने अपने घरों को बनाने के लिए किया था। तो पहली बार सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी जो है वो सर कनिंगम को हड़प्पा नगर के माध्यम से 1875 में हुई थी। इसके बाद हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे मुल्तान जिले में अवस्थित है, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ और सिर्फ खंडहर के रूप में और टीलों के रूप में ही हमें मिलती है। इसका कोई नगरीय विन्यास हमें प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि जैसे मोहनजोदड़ो में जिस तरह की चीजें हमको मिलती हैं, पूरा नगर हमको दिखाई देता है, वैसा नगर हड़प्पा में दिखाई नहीं देता है। ये अवच्छिन्न अवस्था में है, टूटी फूटी अवस्था में है। टीले यहाँ से कुछ मिले हैं, टीलों के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा, और टीलों से किस प्रकार की चीजें हमको मिली हैं वो सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो टीले हैं उन टीलों के नाम याद रखने के हिसाब से दिए हुए हैं, जैसे टीला ए, टीला बी, टीला सी, टीला डी, फिर टीला ई है, फिर टीला एफ है। और इसके बाद जब 1928 और 1933 में फिर से खुदाई हुई जिनमें टीला जी और टीला एच भी हमें मिला है। ये टीले मतलब क्या है? तो टीले मतलब जैसे बालू के रेत के इस तरह के चबूतरे होते हैं रेगिस्तानी इलाकों में, ये टीला होता है। और इन टीलों के अंदर हमको कुछ जो अवशेष हैं, इनकी खुदाई करने पर जो हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं वे उनके आधार पर हमें हड़प्पा सभ्यता या नगर की जानकारी होती है। तो इन टीलों को समझने के लिए मैंने कुछ इमेजेस का यूज किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो टीले हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो टीलों से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, जैसे टीला ए है और टीला बी से है,
दोनों से ही हमें कुछ कॉमन चीजें मिलती हैं, जैसे टूटे हुए मटके मिले हैं, ईंट के प्राप्त अवशेष हुए हैं, ईंटों के अवशेष हैं, यहाँ से हमें ईंट की बनी हुई नालियां मिलती हैं, मानव के जो अस्थि पंजर हैं, जो यहाँ मानव रहा करता था उस मानव के जो अस्थि पंजर हैं उनके अवशेष भी हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो भी हमें यहाँ से मिली है, मिट्टी की मूर्तियां भी हमको मिलती हैं। इसके बाद टीला सी जो है, इससे उत्खनन से जो चीजें हमको मिली हैं उनमें मिट्टी की टूटी हुई मूर्तियां, अन्नागार मिला है जिसमें अन्न को रखने और उसे कूटने की व्यवस्था होती थी, मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनी हुई गढ़ी, गढ़ी मतलब गढ़ी भट्टियां हमको मिली हैं, मतलब कि यहाँ पर जो मिट्टी से ईंट बनाने का जो तरीका है वो हमको यहाँ से मिलता है। और कारीगरों की बस्ती मिली है, कारीगरों की बस्ती में हमें बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को बनाने वाले कारीगर रहा करते थे। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको सीधे सीधे टीला ए बी सी इस तरह से याद न हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे जो मोटी मोटी बातें मैंने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई है केवल इन्हें भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। हमें ज्यादा विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए। अगर सपोज कि यहाँ से आपका क्वेश्चन प्री में इस तरह का बनता है कि कारीगरों की बस्ती हमें किस नगर से प्राप्त होती है, तो फिर आपका उत्तर बनना चाहिए कि हाँ ये हड़प्पा नगर से हमको प्राप्त हुई है। या मानव के अस्थि पंजर कहाँ से मिले, तो हड़प्पा से हमको मिले हैं। तो इस तरह की चीज हमको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको सेपरेट किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें टीला डी के से उत्खनन हुआ है। टीला डी से हमको मिला है दूधिया पत्थर की मुद्राएं, है ना, जो व्हाइट पत्थर है क्वार्ट्जाइट टाइप का, उसकी हमको मुद्राएं मिली हैं। मुद्रा को इंग्लिश में हम लोग सील बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम ठप्पे के रूप में यूज करते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ दी जो बिजनेस ट्रेड है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हमको तांबे और कांसे की कुछ मूर्तियां भी मिलती हैं, पकी मिट्टी से बनी हुई पशुओं की मूर्तियां मिलती हैं यहाँ से। और जो टीला एफ है इसके उत्खनन से हमको कांसे के बर्तन मिलते हैं, खंडित इमारतें मिली हैं, चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चित्रित मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं, जैसे कि आज के टाइम पर आप जो मटका वगैरह लाते हो तो मटके पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां रंग बिरंगी उकेर दी जाती हैं, जो या तो गेरुए रंग से होती हैं या फिर काले रंग से होती हैं। ठीक है, जिसमें मछली की आकृति हो गई या इस तरह की कोई ऐसी चौकड़ी हो गई, ऐसी बनी हुई होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं चित्रित मिट्टी के बर्तन। वो भी हमको हड़प्पा से मिले हैं। फिर यहाँ से 2 पहियों वाला तांबे का रथ मिला है, ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है इसके बाद हमको ईंटों को और मिट्टी के बर्तनों को पकाने वाली भट्टियां मिली हैं, और विशाल घरों के की संरचनाओं के अवशेष भी हमको टीले एफ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला टीला है टीला जी, इससे भी उत्खनन हुआ है जहां से हमको एक श्रृंगी पशु मिला है। ये मोस्ट आईएमपी बात है, एग्जाम में बहुत सी बार पूछी हुई है कि एक श्रृंगी पशु की सील या मोहर हमको कहां से प्राप्त होती है, तो ये हमको हड़प्पा नगर से प्राप्त होती है। इसके बाद फियांस की बनी मुद्रा छाप मिली है हमको। इसके बाद मिट्टी की गोल शक्लाकार 31 मोहरें मिली हैं। शक्लाकार का मतलब होता है कि इस तरह से डमरू के आकार की सील मिली हैं, मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। इसके बाद मानव के जो बर्तन है, उपयोग में आने वाले बर्तन हमें यहाँ से मिले हैं। लेकिन जो अन्य टीले हैं जैसे टीला ई और अन्य जो टीले हैं जैसे थान का टीला भी था, तो यहाँ से हमें कोई और साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टीले हैं, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि टीला ए बी, यहाँ से हमको टूटे हुए मनके, ईंटों से प्राप्त अवशेष, नालियां, मानव अस्थि पंजर, मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं। वहीं सी जो टीला है उसे मिट्टी टूटी हुई मूर्तियां, अन्नागार मिला है जिसे गोदी बाड़ी के रूप में देखा गया, जहाँ अन्न रखा जाता था। मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनी हुई गढ़ी की भट्टियां मिली हैं और कारीगरों की बस्तियां मिलती हैं सी से। वहीं डी से हमको दूधिया पत्थर की मुद्राएं, तांबे व कांसे की मूर्तियां मिलती हैं, पक्की मिट्टी से बनी पशुओं की मूर्तियां, और एफ से कांसे के बर्तन, खंडित इमारतें, चित्रित मिट्टी के बर्तन, 2 पहिया वाले तांबे के रथ, भट्टियां और विशाल घर मिले हैं। तो ये टीले जी से हमको एक श्रृंगी पशु मोस्ट आईएमपी, इसके बाद फियांस की बनी हुई कुछ मुद्राएं, मिट्टी की गोल शक्लाकार मोहरें और मानव बर्तन मिलते हैं। तो वही टीला ई और अन्य जगह से कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। खास तौर पर 1875 और 1928 के बाद जो खोजें हुई हैं उनमें ये चीजें हमको साफ तौर पर दिखाई देती हैं।
क्या यही चीजें हड़प्पा से मिली हैं? तो नहीं, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हमें हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। जैसे हड़प्पा में हमें दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, दुर्ग के अवशेष क्या होते हैं, है ना? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दुर्ग के अवशेष क्या है? देखिए होता क्या है कि ये पूरा नगर है, इसको आप पूरा नगर कह सकते हैं, और इस नगर के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनी होती थी। जैसे आप लोग किसी दुर्ग को, किसी महल को देखने गए होंगे, तो महल तो अंदर की तरफ होता है, लेकिन उसके बाहर की ओर कुछ बड़ी बड़ी ऐसी दीवारें होती हैं। ठीक है, ऐसी दीवारें होती हैं, तो इसको हम दुर्ग के रूप में देखते हैं। ठीक है, और इसके जो अवशेष हैं वो हमको हड़प्पा से मिल जाते हैं। एक तरह की सुरक्षा भित्ति के रूप में ये होता था। इस दुर्ग के अंदर 6 कोठार मिले हैं। कोठार मतलब रहने की जगह। ठीक है, कोठे जिनको कह सकते हो आप। ठीक है, और रहने की जगह होती थी, और इनके अंदर ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पंक्तियां बनी हुई हैं जिन पर लोग खड़ा हुआ करते थे। हड़प्पा में जो प्राप्त ये जो दुर्ग हैं, इनमें प्रत्येक की जो लंबाई है, उसमें इनकी लंबाई 15.23 और 6.09 मीटर के आसपास के ये दुर्ग बने हुए हैं, नगरीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद 2 कमरों वाले बैरक भी यहाँ पर मिलते हैं। खास तौर पर 2 कमरों वाले बैरक मिल रहे हैं, यहाँ पे संभवतः जो सैनिक हैं वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से रहा करते थे। वहीं फर्श की दीवार जो अन्नागार मिला है, उस अन्नागार में हमें गेहूं और जौ के दाने प्राप्त होते हैं फर्श की दरारों में। फर्श की दरारों से क्या तात्पर्य है? जैसे सपोज ये आपका एक पत्थर और ये दूसरा पत्थर, तो इसके बीच में जो दरार होती है उसमें कई बार हमारे घरों में भी दाने फंस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से गेहूं और जौ के दाने यहाँ भी हमें फंसे हुए मिले हैं। खास तौर पर यहाँ से जो 6 पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाल कोटा जो पत्थर आता है, उसी लाल कोटा पत्थर से नग्न पुरुष की प्रतिमा यहाँ से हमको मिलती है। इसी के साथ लाल पत्थर से बनी हुई नृत्य करती हुई मुद्रा में एक पुरुष की प्रतिमा भी यहाँ से मिल जाती है। इसके लिए कुछ इमेज मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। इस तरह की गढ़ी और दुर्ग, ये इस तरह का दुर्ग हमारा बना हुआ मिलता है। तो वहीं कुछ मुद्राएं जो यहाँ से मिली एक श्रृंगी पशु टाइप की, तो वो मैंने यहाँ पर आपको लगाई है। एक चीज और आप यहाँ पे समझें कि ये जितनी भी मुद्राएं होती हैं, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस सिविलाइजेशन को जानने का। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। जब हम हड़प्पा के नगरों में इन चीजों को देखते हैं तो इनको देखने के दौरान हमें हड़प्पाई सभ्यता और संस्कृति की जो झलक है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और समझ में भी आती है। चलिए, इसके बाद जो दूसरा नगर है वो है मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो जो है, इसका सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला सिंधी भाषा में बोलते हैं, और ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें ये अवस्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये अवस्थित है, और खास तौर पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं, है ना, वो अवशेष हमको खास तौर पर मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी लंबवत और क्षैतिज खुदाई की जा चुकी है। लंबवत मैंने आपको बताया था कि किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को इस तरीके से खोदा जाना ऊपर से नीचे की ओर, जिसमें अलग अलग जो स्तर होते हैं, लेवल होते हैं, इनको चेक किया जाता है कि ये प्लेस कितना ओल्ड है। ठीक है, और क्षैतिज खुदाई मतलब कि जब हमें मिल जाए कि हाँ यहाँ पर कुछ साक्ष्य हैं जो मोस्ट आईएमपी हो सकते हैं, तो ऊपर के पूरे पार्ट को काट कर अलग कर देना। तो पूरा इस तरीके से काटा जाता है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में यहाँ का जो पूरा सॉइल है उसे हटा दिया जाता है, और फिर नीचे से हमको कई सारे जो भवन होते हैं और चीजें होती हैं उसके अवशेष मिलते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो का हुआ है स्पष्ट रूप से, और मोहनजोदड़ो नगर पुनः जीवित किया जाना संभव हो सका है इस तरीके से। लेकिन हड़प्पा नहीं हो सका, उसके पीछे कारण है कि हड़प्पा को लोगों ने ही समाप्त कर दिया। लोग इसको तोड़ फोड़ कर ईंटों को इस नगर की अपने घर ले गए और अपना घर उन्होंने बना लिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि यह स्थल हड़प्पा क्षेत्र से 483 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लड़काना मतलब कि सिंध जिले में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर है। मोहनजोदड़ो जो नगर है ये करीबन 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो आज के किसी महत्वपूर्ण जिले के नगर के रूप में भी जाना जा सकता है। इतना बड़ा हमारे शहर होते हैं, ठीक है, तो उतने ही बड़े क्षेत्र में मोहनजोदड़ो फैला हुआ था।
इस क्षेत्र की खुदाई पहली बार 1922 में राखलदास बनर्जी और 1946 में डॉक्टर व्हीलर ने करवाई थी। डॉक्टर व्हीलर ने करवाई थी, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। 1922 में राखलदास बनर्जी और 1946 में डॉक्टर व्हीलर ने इस क्षेत्र की खुदाई की थी। मोहनजोदड़ो का जो एक सबसे ऊंचा भाग है उसे स्तूप किला कहते हैं। ठीक है, क्या है इसको मैं आगे फोटो में दिखाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। सबसे ऊंचा भाग है जिसे स्तूप किला कहते हैं। इसमें आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी कोई एक इमारत रही होगी, यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं और इसमें जो एक इस तरह की इमारत है इसे हम बोलेंगे स्तूप किला। मोहनजोदड़ो अपने नगर नियोजन व्यवस्था, मोस्ट आईएमपी फैक्ट है, नगर नियोजन व्यवस्था जैसे नालियां, सड़कें आदि के लिए बहुत विख्यात है। यहाँ की नालियां, सड़कें, मकान जैसी चीजें बाकी अन्य नगरों में इस अनुपात में नहीं मिलती जितनी की यहाँ है। चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको आगे इमेज में दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा नगर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये नगर है और इस नगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरा स्तूप किला है। ठीक है, स्तूप किला है और ये आपको पूरा जो यहाँ पे ईंटों के ये इस तरह से मर्तबान दिख रहे हैं, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, और ये एक सड़क है, ये जिस पर हम लोग खड़े हैं ना, ये एक सड़क है और सड़क के किनारे यहाँ पर घर बने हुए हैं। यहाँ की ईंटों को देखकर आपको लग रहा होगा कि सर ये 4000 साल पुरानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस प्रकार की ईंटें तो आज भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये सिविलाइजेशन रहा होगा और कितने जागरूक ये लोग रहे होंगे। आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये कोई आधुनिक नगर की भांति है जो आज उजड़ चुका है। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो है। यहाँ से और भी कई सारी चीजें मिली हैं, कुछ टीले मिलते हैं, तो जैसे टीला डीके मिला है हमको, टीला एचआर, ये इतिहासकारों ने अपनी खोज के आधार पर नाम दिए हुए हैं ताकि इन्हें याद रखा जा सके। इसके बाद टीला बीएस मिला है, डीके, एचआर और बीएस 3 टीले मिले हैं और इन टीलों से क्या चीजें हमको खोज हुई है, क्या मिला है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से पक्की ईंटों का बना एक बुर्ज है जो अभी आपने फोटो में देखा। यहाँ से भवनों के अवशेष मिले हैं जो अभी आप फोटो में देख चुके हो। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है ना, इसको आप ग्रेट बाथ कह सकते हो, इंग्लिश में इसको ग्रेट बाथ कह सकते हो, नहाने की जगह है जिसको खास तौर पर किसी त्योहार या उत्सव के समय उपयोग में लाया जाता था। इसके बाद यहाँ से एक विशाल अन्नागार मिला है जहाँ पर नगर के उपयोग में लाए जाने के लिए अन्न रखा जाता था। यही कृत्रिम धरातल से एक घोड़े के अवशेष भी हमको मिल जाते हैं। यही मेसोपोटामिया के अवशेष के रूप में कुछ मोहरें प्राप्त होती हैं। मेसोपोटामिया ईरान और इराक में और दजला और फरात नदी के किनारे विकसित एक सभ्यता थी, एक सिविलाइजेशन था जो सिंधु घाटी सभ्यता के ही पैरेलल था। एक और चीज कि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में और मेसोपोटामिया के यानी सुमेरियन सभ्यता के लोगों के बीच व्यापार अपने चरम पर था। ठीक है, और इसकी जो चर्चा है वो मैं व्यापार वाले सेक्शन में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। यहाँ से हमको नाव की आकृति की एक मोहर मिलती है, बुने हुए वस्त्र और के कुछ टुकड़े भी हमको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद ये बुने हुए हैं, बुने हुए वस्त्र मिलते हैं जैसे आज हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से गाड़ी मिली है, घोड़ा के टेराकोटा के नमूने मिलते हैं, दूधिया पत्थर से बनी हुई सफेद दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति भी यहाँ से मिल जाती है और एक नृत्य की मुद्रा में कांसे की बनी एक बालिका भी यहाँ से मिलती है। ये चीजें आप लोगों को याद होनी ही चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पक्की ईंटों से बना बुर्ज मिलता है, भवन अवशेष और स्नानागार, अन्नागार, घोड़े के अवशेष, मेसोपोटामिया की मुहर, नाव की आकृति, बुने हुए कपड़े, गाड़ी और घोड़े के टेराकोटा के नमूने मिलते हैं, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति और एक बालिका जो कांसे की मूर्ति है। क्या है तो फटाफट से यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। मैंने फोटो बहुत यूज किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये एक मोहर है, ठीक है, और ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाव है, ये एक नाव है जो इस बात को बताती है कि ये लोग अपना व्यापार जो है वो समुद्र के रास्ते किया करते होंगे। ठीक है इसके बाद यहाँ से ये बालिका की मूर्ति है जो कांसे की बनी हुई है। इसके बाद ये एक विशाल बाथ है, मतलब कि स्नानागार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे से उतरने की जगह है, यहाँ से उतरने की जगह है,
ठीक है, यहाँ पर पानी भरा जाता होगा, बिटुमिनस का लेप किया हुआ है, मतलब ये प्लास्टर किया हुआ है, इस पर बिटुमिनस और जिप्सम का लेप लगाकर यहाँ पर भी लेप किया हुआ है ये पूरा, और ईंटों का पूरा ये बनाया हुआ है। यहाँ उतरने के लिए एक पंक्ति है, बाकी चारों तरफ इसके कमरे बने हुए थे। अब इसको आपको 3D में अगर इमेजिन करना है तो आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, और देखने की इच्छा है तो भैया पाकिस्तान घूमने जाना पड़ेगा। इसके बाद जो सफेद दाढ़ी वाले जो पुरुष महात्मा मिले हैं उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, इन्हें देखकर आप खुश हो सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माता देवी की मूर्ति भी हमको यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद ये विशाल स्नानागार और ये स्तूप जो यहाँ से मिला है, और ये पूरा नगर है ना। ये फोटो मैंने नगर के हिसाब से यहाँ पर पेस्ट किया है, आप इसको देख सकते हैं, ये नगर है। और देखो ये जो स्नानागार है इसके दो ये यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कोई पुरोहित वगैरह लोग रहा करते होंगे, विशेष कोई जब जरूरत होती होगी तब यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती थी। एक और चीज यहाँ से हमको है ना, एक योगी की जो मुहर है वो मिलती है। ये योगी बैठे हुए हैं, इनके चारों तरफ जो है पशु लगे हुए हैं। ये यहाँ पर एक संगी पशु है, यहाँ पर शेर देख सकते हो, यहाँ पर आप हाथी देख सकते हो, ये त्रिशूल नुमा आकृति देख सकते हो। तो इन्हें इस आधार पर पशुपति की संज्ञा दी जाती है ना। ये कौन है? पशुपति है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला नगर है वो है चन्हूदड़ो, ठीक है। तो चन्हूदड़ो से हमें क्या क्या मिलता है फटाफट देखते हैं। तो यह स्थल जो है ये मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। एक मैप बताऊंगा, पहले आप लोग इनको देख लीजिए, फिर एक मैप बताऊंगा जिसमें नगर आपको साफ दिखेंगे। यहाँ से 3 टीले खोजे गए हैं, जहां से जो प्राप्त अवशेष है वो इस प्रकार है। यहाँ रंगीन चित्रों से युक्त हमें बर्तन के टुकड़े मिलते हैं, पत्थर के मटके मिलते हैं। पहली बार फर्स्ट टाइम है कि यहाँ से मिट्टी की जगह हमें पत्थर के मटके मिले हैं। यहाँ से मुद्राएं हमको मिलती हैं, शंख और हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं मिलती हैं जो उस समय व्यापार में प्रयोग आती थी। खास तौर पर हम सुमेरियन जो सभ्यता है उस सुमेरियन सभ्यता के लोगों को ये ट्रेड के थ्रू वहां पर बेचा करते थे। इसके बाद आभूषण भी मिलते हैं, कुछ मन के बनाने के कारखाने भी हमें यहाँ से मिल जाते हैं। पकाई गई ईंटों के भवन मिलते हैं। दवात जैसा छोटा पात्र मिला है जिसमें हमको इंक या हम कह सकते हैं कि शाही मिल जाती है। लोहे की वस्तुओं के निर्माण के लिए कुछ शिल्प केंद्र भी हमको मिलते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं कह सकते कि लोहा ही होता था। यहाँ कोई दुर्ग नहीं मिला है, ये बात आप याद रखें, यहाँ कोई दुर्ग नहीं मिला है। ये कोई छोटी बस्ती अथवा ग्राम रहा होगा जिसका मुख्य आधार व्यापार वो भी सिंधु नदी के किनारे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इतनी ही बातें आपको बताई हैं जितनी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही चीजें यहाँ पर है, इनको आप नोट भी कर लीजिएगा। अगला जो नगर है वो है कोटदीजी। कोटदीजी जो है ये मोहनजोदड़ो से 40 किलोमीटर दूर सिंध के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ से जो अवशेष हमें मिले हैं वो मिले हैं चित्रित भांड। भांड मतलब वो है बर्तन, ठीक है। यहाँ से चित्रित बर्तन मिलते हैं, मोहरें मिलती हैं, यहाँ से मोहरें और मुद्राएं जिनका उपयोग व्यापार में किया जाता था। होता क्या था, मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूं, होता क्या था कि एक व्यापारी अपने सामान को पूरा पैक करता था, और पैक करने के बाद उसकी मोहर उस सामान के ऊपर लगा देता था, और फिर यहाँ से वो चीज जहां जानी होती थी वहां पहुंचता था, और सामान पर लगी हुई मोहर को देखकर सामने वाला व्यक्ति समझ जाता था कि ये किस व्यापारी के द्वारा भेजी गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक बड़ा ग्रह मिला है, ग्रह मतलब बड़ा घर मिला है जहां पर लोग रहते थे। पत्थरों से निर्मित मकान की नींव मिली है। पहले हमको ईंट की जो नींव है वो मिलती थी, लेकिन यहाँ से पहली बार कोटदीजी से पत्थर के मकान की नींव मिली है, और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन भी पहली बार यहाँ से हमको मिलते हैं। ये कुछ मिट्टी के बर्तन हैं चित्रित जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो अगला नगर है वो है सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर जो है पाकिस्तान की कराची से लगभग 480 किलोमीटर दूर दाश, या फिर मैं कहूँ कि दाश्क, हाँ ये सबसे सही नाम है, दाश्क नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ये एक व्यापारिक नगर था जिसका विकास बंदरगाह के रूप में हुआ था, और यहाँ से एक बंदरगाह, एक दुर्ग और नगरीय सभ्यता के साक्ष्य हमको मिलते हैं। ये कुछ इस तरह का हुआ करता था। इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये नदी और जो नहर हैं और जो आपके सागर हैं उनका प्रयोग करके
खास तौर पर ट्रेड किया करते थे। और एक और चीज कि इनकी इस नगरीय व्यवस्था का आधार जो है वो एग्रीकल्चर हुआ करता था, खेती किसानी हुआ करता था, और उसके लिए भी इनके पास सिंचाई के उन्नत संसाधन मौजूद होते थे। इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कुछ बातें और आगे हम लोग देखने वाले हैं, जैसे बंदरगाह। तो ये देखिए आपको यहाँ पर आपको एक बंदरगाह दिख रहा होगा, जहाँ पर लोग नाव में सामान लेकर आ रहे हैं और जा रहे हैं, और यहाँ पर सामान को उतार रहे हैं। ये देखिए सामान उतार रहे हैं, ये यहाँ पे भी सामान आप देख सकते हैं, और ये व्यक्ति एक सामान को लेकर अंदर जा रहा है। ये एक जगह है जिसको हम बोलते हैं गोदीबाड़ी। क्या बोलते हैं? गोदीबाड़ी बोलते हैं। गोदीबाड़ी वो जगह होती है जहां पर इस सामान को रखा जाता है। तो ये जितना भी सामान बाय ट्रेड आता था तो उसे यहाँ पर रखा जाता था। ये विशेषता खास तौर पर लोथल में हमको मिलती है, और एक सूतकंगे डोर में भी हमको ये मिल जाती है। यहीं से व्यापारी अपना सामान नगरों की ओर भी ले जाते थे। ये आप देख सकते हो, ये सामान नगरों की ओर जा रहा है। और जो कोई सामान हमको बेचना होता था दूसरे देशों को, तो वो भी यहीं पर लाया जाता था। इसके बाद नगरों में आने जाने के लिए इस तरह के रोड होते थे। हाथी यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। ये लोग हैं जो बैलगाड़ी वगैरह का उपयोग करके सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। सड़कों के माध्यम से लोग जा रहे हैं। नगरीय विन्यास आप देख सकते हैं कि नगर के ये यहाँ पर मकान बने हुए हैं। ये मकान बने हुए हैं, बीच में यहाँ पर आराम सड़क दी हुई है, इन मकान के बीच में भी सड़क दी हुई है। फिर एक सड़क यहाँ पर आपको दिखेगी, फिर सड़क यहाँ दिखेगी। यहाँ पर भी आप जो नगरीय विन्यास देखोगे वो बहुत स्पष्ट है। इसके बाद यहाँ पर कुछ घर आपको दिखेंगे, जैसे ये वाला घर आप देखेंगे, ये वाला घर आप देखेंगे, तो यहाँ घर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धुआं इस बात का सूचक है कि इस नगर के इस घर के अंदर कोई ना कोई वाणिज्य वाला काम हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का मुख्य आधार दिखाई देता है। यहाँ पर आप इस तरफ देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है कृषि, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है। और इस कृषि को देखकर आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से एकदम ओपन हो जाएगा कि ये नगर क्या था और कैसे ये काम करता था। ये सारी बातें यहाँ पर आपको इस फोटो के माध्यम से दिखाई दे रही होंगी, तो इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है मैप। थोड़ा सा मैप हम लोग देख लेते हैं। कुछ नगर हम देख चुके हैं, कुछ और बाकी हैं, लेकिन मैप थोड़ा सा आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये मैप जो है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। यहाँ पर सिंध नदी आपको दिखाई देगी, जो सिंधु नदी आपको दिखाई देगी। ये यहाँ पर कुछ नगर है, जैसे कोट दीजी, ये रहा आपका चनूदड़ो, ये रहा धोलावीरा, ये रहा रंगपुर, ये रहा लोथल, और ये रहा नागेश्वर, ये हमने कल भी देखे थे, ये कालीबंगन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है बनावली, ये है राखीगढ़ी। ठीक है, और इसके बाद है मीताथल, ये रहा मीताथल, ये रहा हड़प्पा, ये सतलज नदी हड़प्पा, और ये रावी नदी यहाँ पर आपको दिखेगी, ये सिंध नदी, ये रहा आपका मोहन जोदड़ो, ये यहाँ पर, ये आमरी यहाँ पर, ये रहा बालाकोट। याद रखेंगे ये बालाकोट वो नहीं जहाँ पर भारत ने स्ट्राइक किया था, ठीक है, वो नहीं है। ये रहा सुतकांगा डोर, जो अभी हमने देखा वो ये सुतकांगे डोर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में मांडा, जो सबसे नॉर्थ प्लेस है सिंधु सभ्यता का। तो ये कुछ प्रमुख नगर हैं जिनको आप लोग इसको आसानी से देखकर समझ जाएंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है। थोड़ा सा मैपिंग से समझेंगे तो अच्छे से हिस्ट्री याद हो जाएगी। नेक्स्ट जो नगर है वो है लोथल। लोथल विशेषता फटाफट देखते हैं। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था, जो गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास स्थित था, भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। और लोथल की खोज जो है ये एस.आर. राव के द्वारा की गई थी 1957 में। याद रखिएगा, यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं वो हैं, कुछ मोहरें मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, उपकरण मिलते हैं हमको, यहाँ से कृषि के उपकरण मिलते हैं। इसका मैं फोटो आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद भवन मिलते हैं, दुकानों के खंडहर मिलते हैं, गोदी बाड़ी मिलती है, सामान रखने की जगह, जो पीछे एक चित्र में मैंने आपको बताया, उस चित्र को आप याद करते चलें। ठीक है, ईंटों का बना हुआ एक कृत्रिम बंदरगाह मिलता है जिसमें लोग सामान रखते थे। धान की खेती और चावल का भूसा भी यहाँ से हमको मिलता है। अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं, जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ कुंड, वो यहाँ से मिलते हैं। कब्रिस्तान में पुरुषों और महिलाओं को साथ गाड़ने के साक्ष्य भी हमको यहाँ से मिले हैं। अश्व का टेराकोटा नमूना, टेराकोटा एक पत्थर आता है, उस पत्थर पर अश्व के कुछ अवशेष मिलते हैं। मन के बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है हमको, और शंख के आभूषण निर्माण की चीजें भी हमको यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये था लोथल। अगला नगर है रंगपुर। सिंधु सभ्यता का ये जो स्थल है ये भादर नदी के किनारे लोथल से करीबन 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अहमदाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। मैप याद रखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप लोग अगर मैप नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आप लोग मैप का बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
इस स्थल का उत्खनन जो है वो SR राव ने ही किया था 1954 में। पहले रंगपुर खोजा गया, फिर लोथल को खोजा गया। रंगपुर से जो अवशेष मिले वो इस प्रकार हैं। कच्ची ईंटों की सुरक्षा दुर्ग मिला है, ये घर, ये पूरा नगर, और नगर के चारों ओर सुरक्षा भित्ति जिसे सुरक्षा दुर्ग कहते हैं। मिट्टी के चित्रित बर्तन यहाँ से मिलते हैं। हाथी हड्डी और हाथी दांत के आभूषण मिलते हैं, जिनको एक खास तौर पर व्यापार के लिए प्रयोग में लाते थे। विशिष्ट नियोजित इमारतें मिलती हैं, मतलब जो भवन बने हैं वो अच्छे प्रकार से बनाए गए हैं। इसके बाद यहाँ से नासिक मिलती है, नालियों के निकासी की जगह यहाँ से मिलती है, और चावल की भूसी ये भी हमको रंगपुर से मिल जाती है। इसके बाद अगला जो नगर है वो है सुरकोटड़ा। ये कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात में। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं वो इस प्रकार है। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ये मोस्ट IMP एग्जाम में आता है। इसके बाद है कि हड्डियों से भरा मिट्टी और तांबे का कलश मिला है। इस बात को देखकर यह पता चलता है कि यहाँ पर जो मिस्र रोम की जो एक सभ्यता थी जहाँ पर ममीज बनाए जाते थे और लोकोत्तर विश्वास रखा जाता था, ऐसी कोई परंपरा यहाँ भी चलती होगी। तो वो परंपरा के साक्ष्य भी हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद उसे कहीं छोड़ दिया या जला दिया, और उससे जो उसके अवशेष मिले उन्हें मिट्टी और तांबे के कलशों में भरा जाने लगा। इसके बाद चित्र एवं रंगों से संचित मिट्टी के बर्तन हमको यहाँ से मिलते हैं। आभूषण मिलते हैं जो महिलाएं प्रयोग करती थी, और चट्टान से ढकी हुई कब्र, ये यहाँ की मोस्ट IMP चीज है जो इसके पहले नहीं हुई थी। दोस्तों, जो सुरकोटड़ा है इसकी खोज होने का मुख्य कारण भी चट्टान से ढकी हुई कब्र ही थी, जिसको पहले खोजा गया, और इसके बाद ही पूरे नगर की खोज की गई। यहाँ पर गढ़ी मिली है। गढ़ी मतलब कि एक टीले पर कोई लोग रहा करते थे और नीचे की ओर नगर मिलता है, तो ऐसी मिली है। और यहाँ पर आवासीय भवनों के भवनावशेष भी मिल जाते हैं। ये सभ्यता कुछ हद तक रोजदी से बहुत समीपता रखती है, मतलब रोजदी जो नगर है उससे ज्यादा जुड़ाव सुरकोटड़ा रखता है। इसके बाद जो अगला नगर है वो है रोपड़। रोपड़ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है जो पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ से जो अवशेष हमको मिले हैं वो कच्ची ईंटों के निर्मित मकान मिले हैं। कुटी हुई मिट्टी फर्स्ट टाइम, यहाँ पर याद रखना ये फर्स्ट टाइम मिला है। कुटी हुई मिट्टी और कच्ची ईंट के मकान की दीवारें हमको यहाँ से मिलती हैं। हड़प्पा के समान मिट्टी के आभूषण मिलते हैं और ताम्र कुल्हाड़ियां मिलती, तांबे की कुल्हाड़ी मिलती पेड़ों को काटने के लिए। यहाँ से एक मोहर मिली है और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जगह है रोपड़, याद रखिएगा पंजाब में। ठीक है, इसके बाद जो अगला नगर है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये जिंद पंजाब के निकट एक स्थल है, और यहाँ से प्राप्त जो अवशेष हैं वो हमें कई मोहरों यहाँ से प्राप्त होती हैं, पर इस पर क्या लिखा हुआ है वो हमें पता नहीं है। ये पंजाब और कुछ भाग इसका हरियाणा में आता है, और अभी वर्तमान में जो खोजें हुई हैं उनके हिसाब से राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था। इसके बाद अगला है बनावली। दोस्तों, बनावली जो है ये ये हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खुदाई 1973-74 में RS बिष्ट के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ से जो उत्खनन में अवशेष मिले हैं वो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तांबे के हथियार मिलते हैं, ताम्र उपकरण मिलते हैं, यहाँ से हमको मनके मिल जाते हैं। यहाँ से हमें एक बड़ा घर मिला है, बड़ा घर मिला है, और तोलने के बाट जो व्यापार में उपयोग में आते थे चीजों को बेचने के लिए, वो हमको मिलते हैं। और लिपिबद्ध मोहरों के अवशेष मिले हैं। याद रखिए कि इसी वीडियो में मैंने आपको एक मोहर बताई थी जिस पर कुछ आकृतियां, कुछ चिन्ह बने हुए थे, तो वो लिपिबद्ध मोहरे की मूर्तियां भी यहाँ से हमको मिलती हैं। और यहाँ पर नगर की घेराबंदी और किलाबंदी के साक्ष्य भी मिल जाते हैं। ये जगह है बनावली। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इनको आपको 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज करना है तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला नगर है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर है, याद रखिएगा सबसे पूर्वी नगर है, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। यह गंगा यमुना दो आब में स्थित एकमात्र एक ऐसा नगर है जहां से हड़प्पा सभ्यता के पतोन्मुख साक्ष्य मिले हैं। हुआ क्या था कि पहले जो है पंजाब में स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रह रहे थे। यहाँ नदियों में बाढ़ आई, बहुत सारी बार आक्रांता आए, तो ये लोग यहाँ से उठकर पूर्व की ओर जाने को मजबूर हुए। तो जब ये पूर्व की ओर गए तो पूर्व की ओर ही नगर आया मेरठ के समीप आलमगीरपुर।
तो ये बाद में बसा, ये बात भी आप याद रखना, बाद में बसा, और यहाँ जो चीजें मिली वो यहाँ नहीं मिलती हैं, अवशेष में फर्क है और बनाने के तरीकों में भी फर्क है। चलिए अगला जो है वो है कालीबंगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियां। ठीक है, काली चूड़ियां, याद रखना, काली चूड़ियां। यहाँ से हमको जो मातृ देवी हैं उनकी आकृतियां या मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। कहा जाता है कि ये कोई शापित जगह रही होगी ऐसा। ये राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये हनुमानगढ़ जिले में भी आता है, दोनों में पड़ता है। तो बहुत सारी बुक्स में हनुमानगढ़ भी मिल जाएगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता के में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद ये इस साम्राज्य की तीसरी राजधानी मानी गई है। याद रखिएगा, ये तीसरा सबसे बड़ा नगर इस क्षेत्र का हुआ करता था। यहाँ से जो अवशेष हमें मिले हैं वो है मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नालियां। फर्स्ट टाइम हमको नकली लकड़ी की नालियां मिलती हैं। यहाँ से आभूषण मिले हैं, हथियार मिलते हैं, हल से जुता हुआ खेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हल से जुता हुआ खेत हमको, मतलब कि इस तरह से खेत में साक्ष्य मिलता है खुदाई के बाद। अग्निवेदियों से युक्त महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं, और कच्ची ईंटों के चबूतरे घरों के बाहर बने हुए मिले हैं, और सड़कों के अवशेष भी यहाँ से हमको मिल जाते हैं। ये आप यहाँ पर एक नगर की फोटो देख सकते हैं। इसमें ये ईंटों और लकड़ियों से बनी हुई नाली बनी हुई मिलती है। ठीक है, ये कुछ यज्ञ वेदियों के साक्ष्य यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये कुछ औजार थे जिनका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। इनमें पत्थर और तांबे का खासकर प्रयोग होता था। आपको ये वीडियो जो है पूरा अगर आपने देखा है तो जरूर आप इस पर कमेंट करिएगा। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात कि ये जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी पीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।